भारतीय राष्ट्रपति की आज तीसरी कक्षा के अंदर हम राष्ट्रपति के निर्वाचन से अध्ययन करेंगे। पहले थोड़ा राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में अनुच्छेद भारत के संविधान का आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता, भाई राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, इस बात का राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में 58 में कैसे याद किया था हमने कि भारत का 18 ही राष्ट्रपति बनेगा। 58 से 18 हो गया, ये यहीं के राष्ट्रपति बनेंगे। भारतीय नागरिक होगा तो 18 हो जाएगा, 58 हो जाएगा। निर्वाचन मंडल वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल के बारे में, भाई राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेगा इस बात को लिखे 54 में। और निर्वाचन प्रणाली उसके बारे में अनुच्छेद के कौन सा बताया गया 55, किस अनुच्छेद में 55 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत प्रणाली, किस प्रणाली से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इस प्रणाली को हेयर प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इस प्रणाली में पसंद के आधार पर उम्मीदवारों को वरीयता दी जाती है। अपने अपने पसंद के आधार पर जितने उम्मीदवार होते हैं उनको वरीयता दी जाती है। उम्मीदवार अर्थात जितने उम्मीदवार होंगे उतनी वरीयता दी जाएगी। क्या कह रहा है, जितने अधिक उम्मीदवार होंगे उतनी अधिक वरीयता दी जाती है। मतगणना, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान के उपरांत मतगणना करने से पूर्व अवैध मतों को निरस्त कर वैध मतों का एक न्यूनतम कोटा निकाला जाता है। मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान हो गया, उसके बाद में सबसे पहले देखते हैं कि अवैध मत कितने थे, राष्ट्रपति के चुनाव में अवैध मत कितने पड़े, उन निरस्त मत कितने, उन मतों का उन मतों को अलग करते और जो वैध मत है उनका न्यूनतम कोटा निकाला जाता है। कोई प्रत्याशी जब तक विजेता घोषित नहीं होगा जब तक उसने न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं किया हो। कोई भी प्रत्याशी हो चुनाव में राष्ट्रपति के, वो जो न्यूनतम कोटा जब तक उसने नहीं प्राप्त किया हो वह विजेता नहीं बन सकता है। न्यूनतम कोटा निकालने का सूत्र क्या होता है, कुल वैध मत, कुल कितने वैध मत पड़े बटा 1 + 1 ब्रैकेट +1, ये उसका सूत्र है। मतगणना के प्रथम चरण में पहली पसंद के आधार पर मतों की गणना की जाती है। पहले चरण में न्यूनतम कोटा प्राप्त करने वाले प्रत्याशी जीत जाता है। क्या करें, जो न्यूनतम कोटा प्राप्त करने वाला प्रत्याशी पहले चरण में जीत जाता है। लेकिन यदि किसी भी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा नहीं प्राप्त हुआ हो तो दूसरे चरण की मतगणना शुरू हो जाती है। यदि किसी भी व्यक्ति ने न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं किया हो फिर दूसरे चरण की मतगणना शुरू हो जाती है और जिसमें उस प्रत्याशी को पराजित घोषित कर दिया जाता है जिससे पहले चरण में सबसे कम मत मिले थे तथा उसके मतों को दूसरी वरीयता के आधार पर शेष प्रत्याशियों में हस्तांतरित कर दिया जाता है। यदि दूसरे चरण में किसी भी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा प्राप्त न हो तो यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक किसी एक प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा प्राप्त न हो जाए। क्या कह रहा है, यदि दूसरे चरण में किसी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा प्राप्त न हो तो यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि किसी एक प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा प्राप्त न हो जाए। नोट, अब तक हुए राष्ट्रपति चुनाव में केवल एक ही बार 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में द्वितीय चरण की मतगणना की आवश्यकता पड़ी है। आज तक भारत में जितने चुनाव है उसमें पहली पद्धति के आधार पर चुनाव जीत जाते हैं, दूसरी मतगणना में एक बार आवश्यकता पड़ी। 1969 में द्वितीय चरण की मतगणना की आवश्यकता पड़ी है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, कार्यकाल में कितने साल राष्ट्रपति काम करेगा 56 में इसका बताएगा यार। 56 कितने जगह सिन्हा 56, मोदी का 56 कितना विस्तार है इसका कार्यकाल, तो कार्यकाल हो जाएगा 56। राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से जिस दिन पद ग्रहण करता उस दिन से लेकर के 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहता है। जिस दिन पद ग्रहण करता उस दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना, जिस दिन वाला राष्ट्रपति कार्यकाल हो रहा उससे पहले राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक होता है। कोई राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि अगला राष्ट्रपति पद ग्रहण ना कर ले। मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है, उसका कार्यकाल अभी खत्म होने वाला है, जब तक वो पद पर रहेगा, जब तक अगला व्यक्ति जो राष्ट्रपति है वो पद ग्रहण नहीं करे तब तक वही व्यक्ति राष्ट्रपति बना रहेगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को राज्यसभा पदेन सभापति यानी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, जिसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष
के प्रेषित करता है और इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। पुनर्विचार की पात्रता, राष्ट्रपति के पास एक शक्ति पुनर्निर्वाचन की पात्रता अनुच्छेद 57 में दी। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। दोबारा पुनर्निर्वाचन में एक बार राष्ट्रपति बन गया तो दोबारा भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। पुनर्निर्वाचन की पात्रता राष्ट्रपति का अनुच्छेद 57 क्या कह रहा है, 57 दोबारा चुनाव लड़ने के पात्र पुनर्निर्वाचन की, अर्थात भारत के राष्ट्रपति के लिए संविधान में अधिकतम समय सीमा का कोई प्रावधान नहीं किया गया, कोई अधिकतम प्रावधान नहीं किया गया कि भाई कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति एक बार लड़ सकता है, 2 बार, 3 बार, 5 बार, जो व्यक्ति जितनी बार चुनाव लड़ सकता है वो लड़ सकता है। तो पुनर्निर्वाचन राष्ट्रपति 57 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति रहे जो 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के पद पर रहे। उसके बाद यह परंपरा है कि कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद दोबारा राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ता है। हालांकि संविधान में ऐसी कोई सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने। उसके बाद लगभग प्रत्येक हर 5 साल बाद नए राष्ट्रपति मिल रहा है, लेकिन ऐसा संविधान में कोई इसकी समय सीमा नहीं है। पद हेतु शर्तें, अनुच्छेद 59 में पुनर्निर्वाचन 57 हो गया और राष्ट्रपति के पद और उसकी शर्त क्या गई, इसका अनुच्छेद 59 में इसके बात का उल्लेख किया गया। कौन सा अनुच्छेद में? 59 में किसी सांसद अथवा विधायक के राष्ट्रपति चुन ले जाने की स्थिति में राष्ट्रपति पद पर शपथ ग्रहण करने से पूर्व उसे अपने पूर्व पद से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसका पूर्व पद स्वतः रिक्त हो जाएगा। राष्ट्रपति को दूसरी अनुसूची में निर्धारित वेतन देय होगा। राष्ट्रपति के वेतन में कोई आवश्यक कटौती नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर राष्ट्रपति का जो वेतन है वो भारत की संचित निधि पर भारत होता है। किस निधि पर? संचित निधि पर भारत होता है। शपथ, अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 60 में। 60 है 60 है शपथ हो गया। देखो, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उसका मुख्य न्यायाधीश। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो उस न्यायालय जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो उसको शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 60 में इस बात का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है, नहीं दिया है। देखो, और को सबका अलग अलग जो सभी मंत्रियों का तीसरी सूची अनुसूची में प्रावधान देखे, लेकिन राष्ट्रपति है उसका प्रारूप शपथ का जो प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया, बल्कि इसका उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 60 में इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति को जो महाभियोग की प्रक्रिया को इम्पीचमेंट एंड महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से उसको हटाया जा सकता है, तो अनुच्छेद महाभियोग के बारे में अनुच्छेद 61 में है। संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है। केवल महाभियोग की पद्धति केवल एक किस लिए किया? केवल राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग भारत में केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है, अन्य किसी पद के लिए नहीं किया गया है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का एक ऐसा प्रस्ताव केवल एक ही कारण से लाया जा सकता है, वह है संवैधानिक कदाचार अर्थात संविधान का उल्लंघन। तो ही महाभियोग की प्रक्रिया उस पर लाया जा सकता है। कब लाया जा सकती है? यदि संविधान का उल्लंघन करता है, संवैधानिक कदाचार है, संविधान उल्लंघन करता है, तो इस पर महाभियोग प्रक्रिया लाई जा सकती है। महाभियोग का प्रस्ताव लाने से 14 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के समर्थन से ऐसा प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। भारतीय संविधान के संसद के जो 2 सदन हैं, उन दोनों सदन के किसी भी सदन में प्रस्ताव ला सकते उसके सदन के 1/4 सदस्य की सहमति से। जिस सदन में लाओगे उस सदन का 1/4 सदस्य उस प्रस्ताव से सहमत हो तो उस सदन में लाया जा सकता है। लेकिन इससे राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व इस बात की सूचना दी जाती है कि हम आपके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ला रहे हैं। यदि मान लीजिए जिस सदन में लाए, सबसे पहले हम राज्यसभा में लेके आ गए। अब राज्यसभा में लाए तो यदि पहला सदन इस प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से जिस सदन में लाएंगे, पहले मान लीजिए राज्यसभा में लाए, तो राज्यसभा के जैसे 250 सदस्य है, उस 250 सदस्य के 2/3 सदस्य, वो 250 सदस्य के 2/3 सदस्य बहुमत 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो दूसरे सदन में जाता है। यानी उस 250 सदस्य का 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर ये आगे दूसरे सदन में जाता, नहीं तो फिर दूसरे सदन में जाएगा ही नहीं। दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच, जिस सदन पहले सदन में गया, पहले सदन पास हो गया, उसके बाद दूसरे सदन में गया और दूसरे सदन में जाकर जो राष्ट्रपति पर जो लगाए एक ही कारण लाया जा सकता है महाभियोग, वह संविधान का कदाचार, संविधान का उल्लंघन। फिर जो आरोप लगाए गए उस आरोप की जांच करता दूसरा सदन।
इस समय राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह स्वयं उपस्थित होकर अथवा अपने प्रतिनिधि को भेजकर अपना पक्ष रख सकता है। और जब दूसरे सदन में जो उसकी जांच की जा रही है उसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है, यदि या तो खुद जा करके या अपने कोई भी प्रतिनिधि को भेज करके वहाँ अपना पक्ष रख सकता है। वो बता सकता है कि मैंने ये कारण क्यों किया, इसका कारण क्यों। जांच में दोषी पाए जाने की दशा में यदि दूसरा सदन में अपने कुल सदस्य क्या कि 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त हो जाता है। फिर दूसरा सदन में गया, दूसरा सदन में उस राष्ट्रपति के जो आरोप लगे उन आरोपों की जांच करता है। आरोपों की जांच करने के बाद वो सही पाया गया और दूसरा सदन भी इसको 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। यानी दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से ये महाभियोग का प्रस्ताव पास होना जरूरी है। आकस्मिक पद रिक्त की दशा में राष्ट्रपति का पद की रिक्त की दशा में वाले राष्ट्रपति का पद रिक्त है उस दशा में क्या क्या काम हो कैसे कैसे करेंगे, यह अनुच्छेद 62 कह रहा है। 62 राष्ट्रपति का पद पर वर्तमान राष्ट्रपति पद में बैठा, अचानक उसकी मृत्यु होगी या उसने अचानक त्याग पत्र दे दिया या महाभियोग की प्रक्रिया होगी अथवा उसका चुनाव अवैध पाए जाने की स्थिति में पद आकस्मिक हो सकता है। आकस्मिक रिक्त कैसे होगा, किस कारण होगा, एक मान लो राष्ट्रपति पद पर बैठा मृत्यु हो गई या उसने त्याग पत्र दे दिया या महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को पद हटा दिया या चुनाव में अवैध पाया गया। इस प्रकार राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त माना जाएगा अनुच्छेद 62 में। इस आकस्मिक पद रिक्ति की स्थिति में भी पद रिक्त की तिथि से 6 माह की अवधि में नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना आवश्यक है। कितने माह की अवधि में, यार पद रिक्त हो गया, अचानक पद रिक्त हो गया तो जिस दिन से पद रिक्त हो उस दिन से 6 माह की अवधि में नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना आवश्यक है। इस प्रकार से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करता, शेष कार्यकाल के लिए नहीं। जब भी मान लीजिए जब राष्ट्रपति मान लीजिए एक राष्ट्रपति चुनाव बिल मान 3 साल हो गई, अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो अगला राष्ट्रपति आएगा वो 2 साल के लिए नहीं आएगा बल्कि वह जिस दिन से पद ग्रहण करेगा उस दिन से अगले 5 साल तक के लिए राष्ट्रपति रहेगा। भारत के संविधान अनुच्छेद 65 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अथवा पद की रिक्त दशा में उपराष्ट्रपति उसके पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ये बात 65 कह रहा है। 65 माने भाई समझौता क्या कर रहा है, यदि राष्ट्रपति का मान लीजिए पद रिक्त हो गया तो उसकी दशा में उपराष्ट्रपति वो राष्ट्रपति का काम करेगा। ये बात 65 में किस में कही गई है, अनुच्छेद 65 में कही गई है। अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की ही पद रिक्त अथवा अनुपस्थिति की दशा में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, इसका निर्धारण संसद विधि बनाकर करेगी। अनुच्छेद 70 क्या कह रहा है, 70 मान लीजिए राष्ट्रपति भी खाली पद, उपराष्ट्रपति का पद दोनों ही मान पद खाली, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली, तो ऐसी दशा में कौन व्यक्ति राष्ट्रपति का तो पद एक दिन में खाली नहीं रह सकता, राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, और इस दशा में फिर राष्ट्रपति का काम कौन करेगा, इसका निर्धारण कौन करेगा, संसद करेगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वही करता है। संसद ने 1969 में राष्ट्रपति कर्तव्य निर्वहन अधिनियम पारित किया था। राष्ट्रपति का जो कर्तव्य निर्वहन अधिनियम कब आया, 1969 में पारित किया। 1969 में पारित कर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसकी भी अनुपस्थिति वरिष्ठतम न्यायाधीश को निर्धारित किया गया है। संसद ने एक अधिनियम लेके आई 1969 में, उसका नाम क्या लाए, राष्ट्रपति कर्तव्य निर्वहन अधिनियम लेके आई। और राष्ट्रपति अधिनियम, इस अधिनियम के अनुसार कि यदि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो इस दशा में जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश, यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश उस पद को ग्रहण करेगा। नोट, मोहम्मद हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन किया था। भारत में आज तक सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, उसका नाम था मोहम्मद हिदायतुल्लाह था, जिन्होंने राष्ट्रपति के पद का कार्य किया। जब राष्ट्रपति उस समय राष्ट्रपति भी नहीं था, उपराष्ट्रपति नहीं था, और हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था, इन्होंने इस काम को किया। और 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 के मध्य इन्होंने 20 जुलाई से लेकर के यानी 24 अगस्त जुलाई और लगभग कितने यानी लगभग 26 दिन यानी एक माह के आसपास इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी प्रकार के विवाद का निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय करते, ये बात लिखा हुआ अनुच्छेद 71 में। 71 माने अकेला ही कौन है, सुप्रीम कोर्ट, एकमात्र सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति संबंधी किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है निर्वाचन संबंधी, उसका निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय करता है। राष्ट्रपति का चुनाव अवैध पाए जाने की दशा में उस व्यक्ति द्वारा किए गए कर्तव्य अवैध नहीं होंगे। मान लीजिए राष्ट्रपति बन गया कोई व्यक्ति,
राष्ट्रपति बन गया कोई व्यक्ति चुनाव, लेकिन बाद में जब उसके चुनाव में हमारे अवैध पाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसका निर्णय दिया कि भाई आप गलत तरीके से राष्ट्रपति बने, लेकिन उस बीच में उसने जो कार्य किया वो कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे। इस बात को लेकर अनुच्छेद 71 में है। कौन सा अनुच्छेद 71 में? संसद विधि बनाकर राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी नियमन कर सकते। संसद विधि बना करके राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी नियमन कर सकते। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कोई स्थान रिक्त होने की दशा में राष्ट्रपति का निर्वाचन स्थगित नहीं होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? अभी मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उस दशा में मान लीजिए लोकसभा, मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा भंग हो गई है, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। अब इसमें राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में कौन कौन है? संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा प्लस राज्यों की विधानसभाएं, इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी की दोनों विधानसभाएं हैं। तो ये इसमें जब मान किसी राज्य को विधानसभाएं मान भंग हो रही है तो राष्ट्रपति चुनाव नहीं होगा। मान लीजिए पूरे भारत के सभी राज्य की विधानसभाएं मान भंग हो रही ऐसे समय हो गए कोई, तो भी राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं होगा, तो राष्ट्रपति चुनाव होगा। मान लीजिए सभी राज्यों की विधानसभाएं, केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा भी, इसके अलावा हमारी लोकसभा भी भंग है, तो भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा। क्योंकि हमारे दूसरा सदन जो राज्यसभा है वो राज्यसभा स्थायी सदन होता है, इसलिए कभी भंग नहीं होता राज्यसभा। इसलिए राज्यसभा के सदस्य के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होगा, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव किसी भी कारणवश टल नहीं सकता है। इस बात को अनुच्छेद 71 में किया गया। राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिए गए किस अनुच्छेद में? 361 विशेष अधिकार 361 में। राष्ट्रपति अपने किसी भी कर्तव्य के लिए किसी भी न्यायालय के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। राष्ट्रपति अपने किसी भी कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं कर सकता। मान लो कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है तो कोई भी न्यायालय से गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में फौजदारी मामले नहीं ला सकते। कौन से मामले? फौजदारी। राष्ट्रपति कोई व्यक्ति बना हुआ है तो उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में फौजदारी मामला नहीं लाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध दीवानी मामलों में 2 माह पूर्व सूचना के आधार पर ही लाए जा सकते। मान लो कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति, उसके खिलाफ फौजदारी मामले ला ही नहीं सकते। जब राष्ट्रपति दीवानी मामले जब ला सकते जब 2 माह के पहले उसको सूचना दी जाती है कि आपके खिलाफ ये व्यक्ति दीवानी मामले में, यानी ये व्यक्ति आपके खिलाफ केस कर रहा है, 2 माह पहले राष्ट्रपति सूचना के आधार पर दीवानी मामले लाए जा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।